नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए नया चैप्टर वास्तविक संख्याएं। तो आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथ, उसका दूसरा चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए वास्तविक संख्याएं क्या होती है। तो वास्तविक संख्याओं में देखिए पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था वास्तविक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं और प्रमेय संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, इनके बारे में पढ़ा था। तो वास्तविक संख्याओं में देखिए कौन कौन सी संख्याएं शामिल होती हैं। इसमें देखिए प्राकृतिक संख्याएं भी शामिल होती है। इसमें पूर्ण संख्याएं, इसमें पूर्णांक, इसमें परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, ये सभी संख्याओं से मिलकर क्या बनती है? वास्तविक संख्या बनती है। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में देखेंगे हम। चलिए फिर तो देखिए, इसमें है सर्वप्रथम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसका पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो देखिए, माना ए कोई पूर्णांक है, ए कोई पूर्णांक है, ए कोई पूर्णांक है तथा बी एवं सी दो अन्य पूर्णांक है तथा बी और सी दो अन्य पूर्णांक है। b अपॉन a इक्वल टू c, ये देख लीजिए आप। तो देखिए, इसमें b क्या हो जाता है? b भाज्य a भाजक, a क्या है? भाजक, और c आपका क्या हो जाता है? भागफल। तो ये क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है। तो भाजकता के निम्न गुणधर्म हैं। तो इससे भाजकता के गुणधर्म देखिए आप, यहाँ भाजकता के गुणधर्म, इससे भाजकता के गुणधर्म सीखेंगे आप। तो गुणधर्म पहला देखिए, पहला है कि प्लस माइनस 1 से किसी भी अशून्य पूर्णांक संख्या में भाग लगाया जा सकता है। प्लस माइनस 1 से आप किसी भी अशून्य संख्या में भाग लगा सकते हैं। मतलब कोई भी संख्या मान लीजिए b है, उसमें आप प्लस माइनस 1 का भाग दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है। दूसरा पॉइंट है आपका कि 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाया जा सकता है। मतलब ये 0 है, इसमें आप कोई भी संख्या 1 का लगा सकते हैं, 2 का लगा सकते हैं, या कोई भी संख्या 1000 का भी लगा सकते हैं। तो आपके हमेशा क्या आती हैं? 0 ही आता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका तीसरा पॉइंट। देखिए, तीसरा पॉइंट है कि 0 से किसी संख्या को विभाजित नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए कोई संख्या, मान लीजिए a है, इसमें आप 0 का भाग नहीं दे सकते हैं। 0 का भाग दोगे ना तो हमेशा क्या आता है? इनफाइनिट, यानी इन्फिनेटिव, यानी अनंत आता है। क्या आता है? अनंत आता है। अनंत तक आप उस संख्या में भाग देते चले जाएंगे तो कभी भी उसमें भाग नहीं जाएगा। ठीक है ना। चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट कह रहा है आपका
कि यदि ए एवं बी में से कोई भी शून्य नहीं है तो इन पर भाग संक्रिया भाजकता लागू की जा सकती है। तो सही बात है कि ए और बी क्या है, पूर्णांक, क्या है, पूर्णांक, अर्थात a इज नॉट इक्वल 0 एंड b इज नॉट इक्वल 0 है। तो आप b अपॉन a, b में आप a का भाग दे सकते हैं और c आपका कोई भागफल आ जाता है। नेक्स्ट है आपका अगला पॉइंट 5वां कि यदि a एवं b अशून्य पूर्णांक है तथा q एवं r अन्य पूर्णांक हैं तो इस प्रकार, तो देखिए आपके मान लीजिए a व b इज नॉट इक्वल 0 एंड c व r अन्य पूर्णांक है, अन्य पूर्णांक है, अन्य पूर्णांक है, शून्य भी हो सकते हैं। तो देखिए भाई, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या आता है, a बराबर b q, c नहीं है इसमें शायद, c की जगह आप इसमें q ले लीजिए, ठीक है ना, q व r अन्य पूर्णांक है। तो a बराबर क्या हो जाता है, b q प्लस r, ठीक है ना, जहाँ पर a आपका क्या है, भागफल, b क्या है, ये तो है भागफल। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, ठीक है। ये गुणधर्म आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए 5वां पॉइंट है, इसमें a बराबर b q प्लस r, तो a क्या हो जाता है आपका भागफल, ठीक है। a भागफल नहीं होगा, सॉरी, a आपका क्या हो जाएगा, a में जैसे आप किसी भी संख्या में भाग देते हैं ना, b का भाग दिया और q भागफल आता है और a भाज्य होता है और r शेषफल बचता है, ठीक है ना। तो देखिए भाई, तो a आपका क्या हो गया, भाज्य, सॉरी भाज्य, a आपका भाज्य, b आपका क्या हो जाएगा, भाजक, b आपका भाजक और q आपका भागफल, भागफल एंड r क्या हो जाएगा, शेषफल, r शेषफल हो जाएगा। इसके हिसाब से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय, क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, तो देखिए इससे संबंधित कुछ उदाहरण हैं, वो देखिए आप। तो देखिए क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, a बराबर b q प्लस r। आपका एक एग्जाम्पल दे रखा है कि 56, 16, 56, 16, इसका मतलब है कि 56 तो क्या है, भाज्य, और 16 क्या है, भाजक, ये है। तो देखिए भाई, यहाँ 56 लिख दिया आपने, इक्वल टू 16 b की जगह, मतलब ये a है और ये b है, इनटू q प्लस r। तो q
और आर का मान आपको पता करना है। तो 56 बराबर 16 इंटू, मतलब इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, मतलब इसके आसपास की कोई संख्या से ऐसा गुणा करेंगे हम। 16 कम 16 16 32 16 48 16 चौको 64, तो 64 ज़्यादा हो गया, 16 48 3 प्लस, तो 56 में से 48 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8। तो आपका ये Q हो जाएगा और ये क्या आ गया R आ जाएगा। तो Q और R का मान इस तरह से आप पता कर सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो ये बात आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल है, देखिए भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल दूसरा, ये 10 और 2, तो A का मान 10 और B का मान 2, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 10 बराबर 2 Q प्लस R, तो 10 बराबर 2 इंटू Q का मान, देखिए 2 को ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि इसके आसपास आ जाना चाहिए, या पूरा पूरा जाता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 2 को आप 5 से गुणा करोगे तो 5 2 ने 10 हो जाता है, तो R कितना बचेगा 0 बचेगा। तो अर्थात Q का मान 5 और R का मान 0, अर्थात शेषफल 0 और भागफल Q यानी भागफल 5 आ जाएगा। तो आगे बात समझ में आपको, एक उदाहरण और देख लीजिए आप। तीसरा, मान लीजिए 5 और 7, ये आपका A और ये आपका B, क्या इस पर भी ये लागू होती है, मतलब A का मान कम हो और B का मान ज़्यादा हो, उस पे भी ये लागू होती है या नहीं। 5 बराबर 7 इंटू Q प्लस R, तो भाई ऐसी कोई सी संख्या नहीं है जिससे आप इसको गुणा करोगे और इसके से ज़्यादा नहीं होगा। तो 0 से करोगे ना तो फिर कोई भाग ही नहीं जाएगा आपका, ठीक है। तो इसलिए 1 से करोगे तो 7 आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा। तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं वो देखिए। तो आपको हमेशा ये शर्त ध्यान रखनी है कि 0 इज़ लेस देन इक्वल टू V इज़ लेस देन B का मान, सॉरी R इज लेस देन B, अर्थात जो शेषफल है वो R यानी शेषफल जो 0 के बराबर हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन B से हमेशा छोटा होगा। B यानी भाजक से हमेशा शेषफल छोटा होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए यहाँ पे ये B है और ये आपका भाज्य था, तो इस पर ये लागू नहीं होता, ठीक है। इसको करोगे भी ये तो 5 बराबर 7 इंटू 0 प्लस यहाँ पे 5 आएगा इस तरह से ना। तो R, तो A इक्वल टू R कभी भी नहीं होता है, नहीं। तो इस तरह से ये लागू नहीं होता है। तो देखिए भाई, इससे संबंधित कुछ सवाल हैं वो देखेंगे, कुछ और उदाहरण हैं वो देखते हैं। चलिए फिर
यूक्लिड विभाजन आपकी प्रमेय क्या है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी। ये कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है। तो एक एग्जांपल दे रखा है आपका, वो देखिए कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो एक एग्जांपल दे रखा है आपके, देखिए धनात्मक पूर्णांक 3q, 3q प्लस 1 तथा 3q प्लस 2, ये है। या 3q प्लस 2 है के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ q क्या है? पूर्णांक। q क्या है? पूर्णांक। ठीक है। तो माना a एवं b धनात्मक पूर्णांक है, तो इसलिए a बराबर बी क्यू प्लस आर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जहाँ 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन 3 तथा q कोई पूर्णांक है और q पूर्णांक है, तो r इक्वल टू 1 2 0 से लेकर 0 1 2 3 नहीं ले सकते क्योंकि r का मान 3 से कम है। ठीक है, ये आपको शर्त ध्यान में रखनी है। तो देखिए भाई, इसमें सर्वप्रथम r बराबर 0 रखो, तो a प्लस a इक्वल टू b का मान क्या है? 3। q ये b का मान है, ठीक है ना। q प्लस r का मान 0। इसी प्रकार a बराबर 3q प्लस 1 3q प्लस 1 मतलब r का मान 1 रखेंगे ना, तथा a बराबर 3q प्लस 2। तो इस तरह से ये धनात्मक पूर्णांक बन जाते हैं, मतलब इनको इस तरह से लिखा जा सकता है। धनात्मक पूर्णांक ये इस तरह से r बराबर 0 पर, r बराबर 1 पर और r बराबर 2 पर ये लिखा जा सकता है। ठीक है, इनको इनके रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए नेक्स्ट उदाहरण। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है।
तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। आपको दर्शाना क्या दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक दिया है q पूर्णांक है, q पूर्णांक है और आपको ज्ञात करना है कि धनात्मक पूर्णांक प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q वे विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है। ये बात आपको पता करनी है कि देखिए आपको दिया q पूर्णांक है और आपको ज्ञात करना है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q और वे विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है। चलिए फिर माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 2 है, तो सॉल्व करते हैं। माना a धनात्मक पूर्णांक है कोई भी और b बराबर 2 है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से देखिए a बराबर bq+r, ठीक है। तो जहाँ आपकी शर्त क्या हो जाएगी, 0 > r > b का मान कितना है 2, यह आपकी शर्त हो जाएगी। तो r का मान क्या रह जाएगा आपका, r बराबर 0 और 1, इन पर आपकी शर्त हो जाएगी। तो इससे देखिए r बराबर 0 रखोगे आप तो इससे क्या हो जाएगा, a बराबर b का मान 2q+0 एंड r बराबर 1 रखोगे तो a बराबर b का मान 2q+1 अर्थात a बराबर 2q एंड यहाँ पे a बराबर 2q+1। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये क्या हो गया, समपूर्णांक एंड ये क्या हो गया, विषम पूर्णांक, ठीक है ना। तो देखिए भाई आपका q पूर्णांक दे रखा है, ज्ञात करना है प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का, q है ये, ठीक है ना, ये नहीं है q है। प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q व विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है। माना a धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 2, ठीक है। तो a बराबर, ये प्रमेय से देखिए आप, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अभी हमने देखी थी, उससे a बराबर bq+r होता है। जहाँ b बराबर 2 माना हमने तो 0 > r > 2, तो r बराबर क्या हो जाएगा, इस r का मान 0 और 1 मतलब 2 से तो छोटा ही होगा, तो r बराबर 0 और 1 हो जाएगा। जब r बराबर 0 इसमें रखोगे तो a का a बराबर यहाँ b की जगह 2 और q की जगह q प्लस r की जगह 0, तो a बराबर 2q आ गया। तो ये संपूर्णांक है क्योंकि 2 का गुणन
गुणनफल है, कोई भी संख्या को 2 से गुणा करो तो सम संख्या ही आती है। अब जब सम संख्या में आप 1 जोड़ दोगे तो वो विषम संख्या आ जाएगी, यानी विषम पूर्णांक आ जाएगा। तो देखिए ए r बराबर 1 ले लिया तो a बराबर 2q, यहाँ 2 है, q प्लस r का मान 1, तो a बराबर 2q प्लस 1, ये विषम पूर्णांक हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट उदाहरण देखिए। नेक्स्ट देखिए, इसमें कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3q, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3q, a बराबर 3q, a बराबर 3q प्लस 1 या a बराबर 3q प्लस 2 के रूप का होगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसमें दिया है a कोई धनात्मक पूर्णांक है, आपको ज्ञात करना है क्या कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यहाँ m दे रखा हुआ है, नहीं एक ही जगह m कोई धनात्मक पूर्णांक है दिया है, और आपको दर्शाना है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग a बराबर 3m, a बराबर 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, इसके रूप का होता है। ठीक है, रूप का होता है, इसके रूप का होता है। तो देखिए भाई, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से UDT, यूक्लिड डिवाइडेशन टी थ्योरम, यूक्लिड विभाजन को शॉर्ट में हम लिख रहे हैं UDT, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर BQ प्लस R, ये होता है ना। ठीक है ना। तो देखिए भाई, तो a बराबर हम ले लेते हैं 3q, तो पहला फॉन्ट देख लेते हैं। इसमें a बराबर ले लेते हैं 3q ले लिया, और इसका वर्ग कर लेते हैं, a का भी वर्ग और 3q का भी वर्ग कर लिया। तो a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 9q स्क्वायर को आप ले सकते हैं 3,3q स्क्वायर, और इसको आप m मान लो, तो ये 3
m हो जाता है, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर ये है। तो a स्क्वायर का वर्ग क्या हो जाएगा 3, कैपिटल M ले लो, चलो ठीक है, कैपिटल M ले लो, 3m, तो a स्क्वायर बराबर 3m हो जाता है, ठीक है ना। तो इसके रूप का हो जाता है। तो कोई भी पूर्णांक है उसका वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग a बराबर 3m के रूप का होता है। तो देखिए a बराबर हमने ले लिया माना 3q, तो इसका वर्ग किया a स्क्वायर बराबर 3q का भी वर्ग कर देंगे, तो a स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 9q स्क्वायर। इसका गुणन खंड कर लेते तो 3 बार ले लिया, अंदर रह गया 3 और q स्क्वायर भी रह गया। अब 3q स्क्वायर को हम मान लेते हैं कैपिटल M या स्मॉल m मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्मॉल m ही मान लो, अगर क्वेश्चन में स्मॉल m दे रखा है तो 3 स्मॉल m, तो m बरा ये 3q स्क्वायर बराबर हमने क्या मानना, स्मॉल m बराबर 3q स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मान कितना हो गया 3m। दूसरा पॉइंट देखिए, मान लीजिए a बराबर 3q प्लस 1 ये लेते हैं, इसका वर्ग कर लीजिए कि a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, इसको ओपन कर लीजिए, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, तो इसका वर्ग करोगे तो 3 का वर्ग 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस स्टेप को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ है a स्क्वायर बराबर, अब यहाँ से इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रहा है वो देखिए, इन दोनों में से आ रहा है, इनमें से सिर्फ 3 ही कॉमन ले लो आप, 3 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया 3q स्क्वायर प्लस 2q कोष्टक प्लस 1, और a स्क्वायर, इस 3q स्क्वायर प्लस 2q को आप लिख लो m, तो a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर हमने क्या लिखा, m बराबर हमने लिखा 3q स्क्वायर प्लस 2q, 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये चीज़ लिखा हमने, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिए। इसके बाद हमने ये लिखा भाई, ध्यान में रखना है। चलो दोबारा से देख लीजिए, यहाँ पे a बराबर 3q प्लस 1 इक्वल टू a का वर्ग किया तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर को a प्लस b के हिसाब से खोलेंगे तो 3q का वर्ग 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q प्लस गुणा 1 प्लस 1 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए तो इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा बगल में, तो ये हो गया 9q स्क्वायर प्लस 6q और प्लस 1, ठीक है। 9q स्क्वायर प्लस 3 2 6q प्लस 1। इसके बाद यहाँ लिखा a का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे इनमें से 3 कॉमन ले लिया
और अंदर एक है 3q² + 2q + 1। तो यहाँ 3 ऐसे कैसे ही, और 3q² + 2q को हमने m बराबर ये लिख लिया है ना, तो 3m + 1, तो a² बराबर 3m + 1 इसके रूप का हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ तक इस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलिए इसको आप तीसरा पॉइंट और लिख लेते हैं इसका। तो इसको आप दे दीजिए समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 1 इसको आप लिख लेना, इसको लिख लेना। उसके बाद में लास्ट का पॉइंट लिख रहा हूँ मैं। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट देखिए, a बराबर 3q + 2 ये लेना है आपको। मतलब आपने r बराबर लेते जा रहे हैं, आप r बराबर पहले 0 लिया, फिर r बराबर 1, फिर r बराबर 2 लिया, है ना। तो इन दोनों पे हमने कर लिया। अब इस पे देखते हैं, a बराबर 3q + 2। अब ये कह रहा है कि इसका वर्ग कीजिए दोनों तरफ, तो हमने दोनों साइडों में वर्ग कर लिया, a का भी वर्ग और ये 3q + 2 का भी वर्ग कर लिया हमने। ठीक है ना, तो देखिए भाई, चलिए फिर तो इसका वर्ग करेंगे 3q का स्क्वायर, तो 9q² + 2 गुणा 3q × 2 + 2 का वर्ग 4 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 9q² + 3 × 6 = 6 दूनी 12q + 4। इसमें थोड़ा सा देखिए, इसको इसका टुकड़े कर लीजिए। तो ये 9q² + 12q + 3 और +1, इनमें से 3 कॉमन ले लीजिए। 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ 3q² प्लस यहाँ 4q और प्लस यहाँ 1 कोष्टक +1। तो यहाँ a² आ ही रहा है ना शुरू से, तो a² बराबर इस पूरे को m मान लीजिए आप। इस पूरे का m मान लोगे तो 3m + 1 इसके रूप का हो जाता है। जहाँ m बराबर आपने क्या माना, जहाँ m बराबर 3q² + 4q + 1 ये चीज़ माना है आपने। ठीक है ना, ये तो इस तरह से धन पूर्णांक का वर्ग करने पर वो a बराबर 3m + 1 के रूप का होता है। तो ये इस तरह से, ठीक है ना, ये है भाई। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब आती है आपके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। यूक्लिड विभाजन
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 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 विधि एल्गोरिथम विधि। तो देखिए इससे आपको क्या ज्ञात करना है, महत्तव समावर्त HCF यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करके ज्ञात करना है तुमको, ठीक है ना। तो देखिए भाई चलिए फिर देखते हैं एग्जाम्पल इसका। 81 और 237 का HCF ज्ञात कीजिए इसी विधि से, ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से HCF ज्ञात कीजिए। तो चलिए भाई वही भाग विधि है, आप चाहो तो आप डायरेक्टली शॉर्ट में कर सकते हैं, जैसे 81 में भाग देते हैं 237 का, ऐसे भाग देते जाएंगे जब तक कि भागफल शून्य नहीं आ जाता है, तब तक ऐसे भाग देते जाएंगे। तो देखिए सर्वप्रथम भाग देते हैं 81 का 237 में, तो पहले गेल 2 का भाग देते हैं, तो 2 का दिया, तो 2 इनको 2 को 81 से गुणा किया तो 2 8 दूनी 16। अगर 3 बार देते हैं तो 3 और 8 3 24, तो 243 हो जाते हैं, तो ज़्यादा हो जाते हैं, तो 2 बार दिया, ठीक है, घटा लो, यहाँ बचेगा 5, 13 में 6 गए तो 7, 75 बचा। अब 75 का भाग फिर से 81 में दो, ये 75 का भाग 81 में देंगे, तो एक बार गया, 81 में से 75 घटाओ तो यहाँ 6 बचेंगे, फिर 6 का भाग 75 में देना पड़ेगा। तो देखिए 6 कम 6 जा तो रहा ना, सही है ना, कोई प्रॉब्लम? तो 12 छक्की 72, 12 बार गया, 12 छक्की 72, ठीक है 72, इसको घटाया तो 3, अब 3 का भाग 6 में देंगे, तो 3 दूनी 6 और शेषफल 0, तो शेषफल मैंने कहा शेषफल 0 आता है, तो जो उसका भाजक होता है वही HCF होता है, वही क्या होता है HCF। तो 81 और 237 का HCF कितना हो जाएगा 3, तो HCF कितना हो जाएगा तुम्हारे 3। इस तरह से आप HCF निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये है भाई, चलो आप और उदाहरण देख सकते हैं, देखिए चलें नेक्स्ट देखिए। अगला उदाहरण देखिए, नेक्स्ट उदाहरण है कि 616 और किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई, तो 616 सदस्य हैं और टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के बीच में मार्च करना है। तो मतलब आपको 32 और 616 का HCF ज्ञात करना है, ठीक है। तो वही विधि है, सर्वप्रथम वही 32 का भाग 616 में देना है तुमको,
तो देखिए देते हैं, इसमें दीजिए। तो 32 को आप 20 से गुणा कीजिए पहले तो 0 2 दूनी 4 3 2 6 640 ज़्यादा हो रहे हैं, थोड़ा सा कि ज़्यादा हो रहे हैं। तो 640 में से आप चलिए 32 ही घटा लीजिए। 10 में से दोगे तो 8, यहाँ 0 और यहाँ 6, तो 608 में हमारा काम चल रहा है। तो इसका मतलब 19 बार गया आपका भाग, तो 608। ठीक है, 608 19 बार भाग गया तुम्हारा। तो घटा लीजिए, यहाँ 16 में से 8 गए तो 8 बचेगा। अब 8 का भाग 32 में देना है तुमको, तो 8 चौके 32, 0 शेषफल आ गया ना तुम्हारे। जहाँ पे 0 शेषफल आ जाता है वहाँ पे आपको रुक जाना है, और जिस भागफल से जिस भाजक से आपका ये शेषफल आता है वही आपका HCF हो जाता है। तो HCF कितना है तुम्हारे, 8 आ जाएंगे। ठीक है, तो HCF कितना है, 8। चलिए एक और देख लीजिए। लास्ट एग्जाम्पल है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 2053 को इस प्रकार विभाजित करती है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त हो। तो प्रत्येक स्थिति में 5 प्राप्त हो, तो 2053 और 245 में से तो शेषफल 5 प्राप्त हो। तो 248 में से भी आप 5 घटा लो और 245 में से भी 5 घटा लो। तो देखिए आपको सिर्फ 248 और 240 का HCF ज्ञात करना है बस। तो 240 व 2048 का HCF ज्ञात करना है। ठीक है, इसका HCF निकालना है। चलिए फिर देखते हैं। तो 240 का भाग देना है तुमको 2048 से। तो आप 10 से गुणा करोगे तो 2400 आते हैं। तो 2400 ज़्यादा नहीं हो रहे क्या। 9 से गुणा करो तो 0 9 चौका 36 का 6 हासिल 3 2 दूनी 18 और 3 21 2160 ये भी ज़्यादा हो रहे हैं। चलो 8 से देते हैं। 0 8 चौका 32 का 2 हासिल 3 8 दूनी 16 और 3 1920। तो ये सही है। ठीक है, तो आपने 8 बार दिया, आगे 1920। चलो घटा लीजिए, यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 1, 128। अब 128 का 240 में भाग दे लीजिए। कितने बार गया, एक बार ही जाएगा, क्योंकि 2 से तो 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1 और 12 दूनी 24 1 25 25 256 हो जाएंगे। तो ज़्यादा नहीं हो गए क्या। तो एक बार गया 128, इसमें से घटाया 2 1 1 112। फिर से दे लीजिए 112 का 128 में कितने बार गया, एक बार गया। तो बचेगा 6, बचेगा 1। फिर दोबारा 112 में दे लीजिए 16 का। तो कितने बार गया, 16 को 8 से गुणा कीजिए। 8 छक्के 48, 8 4 12 128, 16 × 128। तो ये भी
ज़्यादा होंगे, 7 से करिए। 42, 4, 7, 4, 112, 16 7 112, तो 7 बार गया 112 आएंगे, है ना। तो शेषफल 0 आ गया। तो जिस संख्या से शेषफल 0 आ जाता है वही आपका HCF हो जाएगा, ठीक है ना। तो HCF तुम्हारा कितना आ गया, HCF आ गया तुम्हारे 16। तो इस तरह से आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से HCF निकाल सकते हैं। तो ये आज की दूसरा टॉपिक है तुम्हारा किताब का, वास्तविक संख्या है। इसके सारे एग्जाम्पल पूरे होते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नमाला स्टार्ट करेंगे 2.1। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।